Sixth question says that the distance time graph of object ABC. क्या आपको याद है ये बात कि हम लोगों ने कही थी कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ अलग अलग तरीके का हो, जैसे कि ए का ये हो, बी का ये हो, सी का ये हो, तो कौन सबसे ज़्यादा फास्ट चल रहा है? एंगल अगर, तो इसमें कौन फास्टर है? हाँ, एट फास्टेस्ट स्पीड। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें तीनों के अलग अलग इंक्लिनेशन है, तो और सब अलग अलग जगहों से चल रहे हैं और सबको एक जगह पहुंचना है। जैसे कि ये टाइम हो गया जो कि आवर में है और ये किलोमीटर में है। जैसे ये एक लाइन में ये स्कूल की बिल्डिंग है और स्कूल की बिल्डिंग जाने के लिए ए, अब यहाँ देखो ए कहाँ से निकल रहा है? क्या ए 6 से निकल रहा है? ये 0 है। और इसी तरीके से बी कहाँ से निकल रहा है? तो 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके बिल्डिंग है और आगे चल के ये जो स्कूल है ये 12 तक है, 12 किलोमीटर तक। तो 0 से कौन चल रहा है स्कूल जाने के लिए? 0 से 12 तक बी यहाँ से चला। बी कहाँ से शुरू हुआ है? बोलो। बी यहाँ से चल रहा है और कितनी देर में पहुँच रहा है स्कूल? ज़रा चेक करो। तो ये करीब करीब जो बी है, सो यू कैन सी बी इज मूविंग। बी कहाँ से चल रहा है? क्या ये 0 चल रहा है? बी 2 का है तो 2 2 2 2 ये सही है। तो 0 मतलब 0 से कौन चला? बी चला। और वो स्कूल कब तक पहुंचा? ये लाइन का नीचे देखो ये कहाँ पर पहुंच रहा है? क्या 1.4 में पहुंचा? ये देखो यहाँ पे ये है बी का एंड पॉइंट। यहाँ से धीरे धीरे नीचे आओ तो ये कहाँ पे पहुंचोगे? क्या 1.4 है ये? वरना स्केल रख के देख लो, अगर आपको वैसे लगता है तो सीधा स्केल रखो और यहाँ से मिला के देखो तो ये पता चल जाएगा कि 1.4 है ऐसे। ठीक है, तो स्कूल वो जो कितनी देर में पहुंच गया बताओ? हाँ, 1.4 आवर या 1 आवर 24 मिनट हो गया। तो 1.4 थोड़ी देर के लिए सोचो, 1.4 आवर इतना ही समझो। बाकी इसको 0.4 को बदलना पड़ेगा, क्योंकि 0.4 आवर का क्या मतलब हुआ? इसको मिनट में बदलो तो नीचे लिखो 1 आवर और ऊपर लिखो 60 मिनट। तो आवर से आवर कट गया और 60 में 4 का मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 24। तो इसलिए 1 आवर 24 मिनट ये ठीक बता रहे हैं सब। बोलो। तो बी 12 किलोमीटर चला है और इतने में चला है, इतने समय में। जबकि आप ये मुझे बताइए कि ए कितनी देर में चला? ए का घर स्कूल के सबसे पास है कि बी का कि सी का? किसका किसका घर जो है स्कूल के सबसे पास है? ए यहाँ से चला 6 से, ठीक है, और 6 से चला और देखो ये कितनी देर में पहुँच गया? ए जो पहुँचा है 1.6 से भी ज़्यादा, क्योंकि अब इसके आगे स्केल रखो तो पता चले ये कितनी देर में पहुँचा है।
ये इसका टाइम है जब स्कूल पहुंचने का। तीनों 12 पे ही पहुंचे हैं। 12 एक मार्क है स्कूल का। 1.8 सही है। फिर 0.8 को भी बदला जा सकता है, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग सो। तो 1 क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो पता चल जाएगा कि 8 8 जा 6, जो भी है पता चल जाएगा। 0.8 आवर है, उससे मालूम चल जाएगा। ये चीज़ हो जाएगी। तो इट इज़ 1.8 आवर हो गया। अच्छा, बी का घर कहाँ पर है? बी हो गया। और सी का कहाँ है? 2 पर। 2 से चल रहा है वो। और वो स्कूल कितनी देर में पहुंच रहा है? दैट इट रीचेज स्कूल 1.7 है, तो लिख लो 1.7। तो इसलिए 2 किलोमीटर से चल रहा है 12 तक। तो 2 से 12 की कितनी दूरी हुई बताओ? 10 हुई। 2 से चल के 2 किलोमीटर मार्ग से अगर 12 तक कोई पहुंचे तो कितना उसने चला? 10 किलोमीटर चला। और जैसा कि माही ने बताया कि 1.7 किसने बताया? ये हो गया। तीनों ने अलग अलग डिस्टेंस तय। हाँ, 1.7 आवर। चेक कर लो कितना है। थोड़ा सा ज़्यादा है तो चलो हमने ऐसे लिख दिया, क्योंकि ग्राफ में एग्जैक्टली देना चाहिए। ऐसे फिर तो थोड़े से में बात बनती नहीं है। इतनी बात हो गई। अच्छा, अब सब ने अलग अलग चला है। तो बताओ सबसे तिरछा ग्राफ किसका है? किस किस पे अगर यानी जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर बी बी पे कोई फिसले तो बड़ी तेज़ी से नीचे आएगा। सबसे ज़्यादा इसी पे ग्राफ है। और ये है, और फिर इसके बाद ये इस तरीके से ऐसे ग्राफ है। तो ये हो गया बी, ये सी, और फिर उतनी ही डिस्टेंस ये भी चला तो ये तीनों एक ही चले हैं। सब स्कूल पहुंच गए। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ दीज इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट? सो बी। तो इसलिए एज ग्राफ ऑफ बी, जो कि एक्स टी ग्राफ है, इट इज स्टीपेस्ट। दो तरीके के झूले हैं, तो बच्चे इस पे चढ़ चढ़ के उतरते हैं। तो ये, और एक ये है। तो बताओ कौन सा झूला स्टीपेस्ट है? कौन सा झूला बड़े बच्चों के लिए है? हाँ, दूसरा स्टीपेस्ट है। तो ये स्टीपर है। तो ये चीज़ स्टीपर है। सो एक्स टी ग्राफ स्टीपेस्ट है, हेंस बी इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट। सो बी इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट। ऐसा मैंने क्यों बताया? क्योंकि ये देखिए कि जैसे ये ग्राफ है तो किसी भी में ये और डिवाइडेड बाय ये, तो दिस इज एक्स और दिस इज टी। तो ये हो गया एक्स और ये हो गया टी। तो एक्स बाई टी क्या होता है? क्या स्पीड होती है क्या? और अगर मान लो कोई ऐसे चल रहा है तो वो भी एक्स ही चल रहा है, लेकिन उसके में क्या टाइम कम लगेगा? तो बताओ भाई, दो अलग अलग चीज़ें। एक ने भी एक्स डिस्टेंस तय की और दूसरे ने भी एक्स डिस्टेंस तय की, और लेकिन एक ने 4 सेकंड लिए और दूसरे ने सिर्फ 2 ही सेकंड लिए। तो बताओ एक्स बाई टी क्या होता है? क्या स्पीड होती है? डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम, ये स्पीड होती है। तो मान लो एक्स को मैं मान लूँ 8 मीटर, तो
और ये है ए, ये है बी। तो पहले वाले केस में लो ए ने कितनी डिस्टेंस तय की, चेक करो, 8। और टाइम कितना लिया, क्या ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है? तो फिर बी कैसे चल रहा है, उसका एक्स क्या है, क्या वो भी 8 चला? और वो कितने समय में चला, तो उसकी स्पीड क्या है? तो क्या जो सूर्यांश ने बताया था कि जो जितना एंगल अवे होगा या जिसका एंगल सबसे ज़्यादा होगा, क्या उसी की स्पीड ज़्यादा होगी? बोलो माही। आपका फ़ोन बहुत धीमी आवाज़ कर रहा है, इसको तेज़ करो। तो इस तरीके से ये बात सही निकली कि जिसका स्टीपर ग्राफ होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से, क्योंकि बी इज़ ट्रेवलिंग फास्टेस्ट, क्योंकि इसका स्टीपेस्ट है। सेकंड आंसर दो कि क्या तीनों कभी भी एक साथ एक जगह पे मिलेंगे? अच्छा, इस टाइम पे कौन मिल रहा है, इस टाइम पे कौन कौन मिल रहा है बताओ? ये लाइन तो ये सही बताया है प्रार्थना, तीनों नहीं मिल रहे हैं क्योंकि बी और सी यहाँ मिल रहे हैं, चेक करो। इस पॉइंट पे कौन मिल रहा है, बी और सी। यहाँ कौन कौन मिल रहा है, दैट इट इज, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सी और ए मिल रहे हैं, तो सी और ए मिल रहा है, तो बी नहीं मिल रहा है क्योंकि इस टाइम पे ये दोनों मिले, इस टाइम पे ये दोनों मिली। और एक और भी पॉइंट है जिसमें ए और बी मिल रहे हैं, वो कौन सी जगह है, वहां पे कौन कौन मिल रहा है, ए और बी। सो नो, 3 आर नेवर मीटिंग एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। तीनों एक साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तीनों एक साथ अगर मिलते तो इस तरीके से ग्राफ होता कि ये ऐसे गया, ये ऐसे गया और ये ऐसे गया, यानी तीनों एक ही टाइम पे एक ही पोजीशन पर होते, तीनों का एक्स भी सेम होता और तीनों का टी भी सेम होता, तब तो ये कहा जाता कि एक साथ एक ही मिल रहे हैं। बोलो, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है। सो नो, दे आर नेवर मीटिंग at the same point on the road. No, all three are never meeting at the same point on the road. इस संडे टेस्ट नहीं है, इस संडे क्लास होगी आपकी, जहाँ तक है 2 क्लास होगी। एक तो इंग्लिश की होगी या एक एसएसटी की होगी। At the same point on the road, ये बात है। अब देखो, फिर आपकी अभी कॉपी भी नहीं चेक हुई क्योंकि एसएसटी के पीडीएफ बनाने में, एक फ़ोटो लेने में हमको बहुत समय लग गया, तो जिससे कि आपको समझ में आ सके एसएसटी, तो इसलिए हमने एक्स्ट्रा एफर्ट लिए। अब आज से शुरू करेंगे कॉपी चेक करना, हो सकता है कल से आपको मिलने लग जाए, ठीक है। चलिए, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेज ए। आगे की बात देखो कि बी ए को कब पास कर रहा है, क्या यही वो पॉइंट है? देखो क्वेश्चन पढ़ो, बी पासेज है, ये है ना, बी ए को पास कर रहा है, ये ध्यान दो, ये वाला पॉइंट देख लो फिर से कि ये कौन सा पॉइंट है कि बी पासेस है, क्या यही वो पॉइंट है कि बी पासेस है? बोलो। तो इट इज बी पासेस ए, ये है। तो ऐसे टाइम पे, उस टाइम पे सी की पोजीशन देखो, सी कितना चला है, सी कहाँ, यही तो है,
उसी टाइम पे, ये टाइम लाइन वही ले रहा हूँ कि नहीं? तो उस समय सी की स्थिति क्या है, जरा स्केल रख के देख तो लो। तो सबसे पहले उससे नीचे आओ, जहां पर बी है, बी से नीचे आओ, ये लाइन। तो उसके अगर हम नीचे आ गए तो और नीचे आने पे जो सी है बिल्कुल ठीक उसी लाइन के नीचे आना, और नीचे आने पर ये देखो ये कितना आ रहा है, 7.5 आ रहा है क्या? देखो ये इसके मिडिल में क्या 6 है? अब वो पता तो नहीं चल रहा है इसमें बुक में, जो आप लोग कहोगे वो मान लें, क्योंकि ग्राफ सही तरीके से बता नहीं रहा है चीज़ों को। तो अब हम देख लें, इसके ठीक नीचे आना है और फिर सी के इधर आ जाना है। देख लो ये जहाँ पर ये बी है ना, उसके नीचे आओ, नीचे आ गए। अब जिस जगह पे आए हो उस जगह को इससे मिलाओ, तो मिलाओगे तो क्या होगा? ये समझ में आई बात? देखो ये कितना हुआ, 7 से तो बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि इसके मिडल में तो 7 आ गया ना। तो 7 से ऊपर हुआ तो 7.5 बोलना ठीक रहेगा। अब ठीक से पता नहीं चलता ना ग्राफ में, 7.5 या 7.6 बोल दो, वही ज़्यादा ठीक है नहीं? तो उस टाइम पे वो सब ठीक है उस तरीके से कि मान लीजिए कि उतने समय में कि ये कौन सा टाइम है, ये टाइम कौन सा है। देखो टाइम भी कोई ठीक से नहीं दिया है, हर चीज़ अप्रॉक्सीमेट है। ये कितना है बताओ? यानी इसका मिडिल अगर देखोगे तो मिडिल यहाँ पर आ रहा है, मिडिल 1 ये है, तो क्या ठीक ठीक 1 है क्या? ये 1 भी तो नहीं है, 1 के उधर जा रहा है। बस इतना आप बोल दो 7.5 या 7.6। आपको सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग करना है कि क्या आप रीड कर लेते हो ग्राफ, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करने से कुछ नहीं होगा। ओके, जो आपसे करवाना चाहता है, क्योंकि ग्राफ में इतना प्रिसीजन दिया नहीं है, एग्जैक्ट देना चाहिए। सो इसलिए व्हेन बी इज क्रॉसिंग ए, जो फास्ट होता है वो क्या दूसरे को बाईपास कर देता है? अगर पीछे से एक ट्रक फास्ट आ रही है और आप धीरे धीरे चल रहे तो क्या वो आपको पास कर जाएगा? व्हेन बी इज पासिंग ए, इसलिए ए इज पासिंग बी नहीं है। देन सी इज एट 7.6 किलोमीटर, 7.5 भी लिख सकते हो। तो जो आपको लिखना है लिख दें, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। आगे देखिए नेक्स्ट, डी क्या कह रहा है? हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड व्हेन इट पासेस सी। बी क्या सी को भी क्रॉस कर जाएगा? क्या इतना तेज है वो? चेक करें तो बी जब सी को क्रॉस कर रहा है तो वो कौन सा पॉइंट है जिसमें बी और सी मिल रहे हो? क्या ये वो पॉइंट है? ये चेक कर लो, बी और सी काट रहे हैं, तो जहाँ कट कर रहे हैं उस पॉइंट को यहाँ मिलाओ। देखो जहाँ ये कट कर रहे हैं उस पॉइंट को किससे मिला दोगे? लेफ्ट में मिलाओ। ये बी और सी का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये है, और इसको इधर मिलाओ। तो ये कितना लगता है? 4 और 6 के बीच है, 5 से थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, मतलब 5 से तो ऊपर है, इतना तो हम कह सकते हैं। तो 5.2 लिख लो। ये लाइन 5 है कि नहीं? ये कुछ भी लिख लो, 5 से ऊपर कुछ भी लिख लो, क्योंकि मिडिल में 5 है तो 5.2 लिख लें, उससे कुछ खास नहीं फ़र्क पड़ता है। बुक में ग्राफ सही दिया नहीं है तो ठीक है। सो व्हेन बी पासेस सी देन इट हैज़ ट्रेवल्ड, तब ये कितना चल लिया है?
it has traveled 5.2 किलोमीटर. So it is all फार है. फार का मतलब डिस्टेंस. बाय द टाइम इट पासेस. सब जगह फार फार पूछा गया है, टाइम तो नहीं पूछा गया है. तो सेम टाइम पे ही तो वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे. तो ये देखो, तो मान लीजिए ये B है और ये C है, तो ये इसी टाइम पे दोनों एक ही टाइम पे तो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, B और C. तो ये कितना हुआ? 5.2 हुआ. ये टाइम है इन आवर और ये x है इन किलोमीटर. तो एक ही समय में दोनों 5.2 पे अगर होंगे तभी तो एक दूसरे को क्रॉस कर पाएंगे, या B को C को क्रॉस कर पाएगा? बताओ. सो आप जैसे कोई आ रही है कार, ये कार जा रही है और पीछे से एक कार और आ जाए, ये 0 पॉइंट है, ओरिजिन ये है, और ये एक सड़क बनी हुई है, ये ओरिजिन है. तो अगर पीछे से आने वाली कार वो भी यहाँ पर बड़ी तेज़ी से आ जाए, या स्वराज माजदा, और फिर आगे निकल जाए, और ये बेचारी धीरे धीरे चल रही है, तो क्या दोनों एक ही टाइम पे? मैंने देखा कि मेरे देखने के 10 सेकंड बाद दोनों t = 10 सेकंड बाद मुझसे वो दोनों गाड़ियाँ 10 मीटर पर हैं. तो दोनों क्या एक ही समय में एक ही डिस्टेंस पर हैं, तभी क्रॉस कर पाएंगे एक दूसरे को. सर वो तो स्पीड पे डिपेंड होता है. हाँ, स्पीड जिसकी ज़्यादा होगी तो वो अगर कोई उस. बाद में स्पीड भाई आप ये देखिए कि अगर मान लीजिए इसकी स्पीड 60 मीटर पर सेकंड है और इसकी 40 है, तो क्या ये पीछे से आएगी और सर से निकल जाएगी इसको पीछा करते हुए, पछाड़ते हुए? तो अब आप तो यहाँ खड़े हो ऑब्जर्वर, तो आपके लिए क्या ये दोनों 10 सेकंड बाद, आप अभी अभी घर से निकले हो, देख रहे हो कि 10 सेकंड बाद दो गाड़ियाँ यहाँ थी और एक ने उसको बाईपास कर दिया, तो क्या दोनों ही गाड़ियाँ आपसे 10 मीटर की दूरी पर 10 सेकंड पर रही होंगी? तो दोनों का x सेम होना चाहिए, दोनों का t, तभी तो बाईपास होगा. वही चीज़ बताई गई है कि जब क्रॉस जहाँ करते हैं उस पॉइंट पे दोनों का x और t सेम होता है. और फिर स्पीड तो इसकी ज़्यादा है, ये फास्टर है और ये मतलब ये स्लो है. ठीक. अब देखो कि नाउ 8th क्वेश्चन देखो. 8th क्वेश्चन में क्या दिया? स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द कार इज शोन लाइक दिस. तो यहाँ पर ये लगभग 6 से ऊपर ही दिया है. जो लाइन सीधी हो गई है तो वो कितने पे सीधी हो गई है? 7 पे. हाँ, ये सही बता रही हैं. 7 पे भी नहीं हुई. ये सब चीज़ें गड़बड़ देता है. देखो 3 खांचे बना लिए हैं और एक खांचे पे सीधी हो रही है. देख रहे हो आप? चेक लो, इनके बीच में 3 खांचे हैं और ये क्या यहाँ पर सीधी हो जा रही है? ये देखो यहाँ पे सीधी हो रही है. 3 खांचे हैं, देखो 3 खांचे हैं, मतलब 6 और इसके ठीक मिडिल में 7 होगा. 7 कहाँ पे होगा बताओ? मिडिल. तो 7 से कम रहा कि नहीं? क्योंकि अब जैसे 1 और ये 3 खांचे तो 1.5 पे 7 है और ये 1 ही पे चली जा रही है 6 पे. खैर उससे हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है. तो अब ये देखो 2, 4 और 6 जब सेकंड आया तो 6 सेकंड है और ये 4 है और ये 2 है और ये 0. ये स्पीड है. तो क्या 6 सेकंड आने पे इसकी स्पीड कांस्टेंट हो गई, फिर वो समय के साथ नहीं बदल रही है? देख लो, जो स्पीड यहाँ है क्या वही स्पीड यहाँ है? क्या वही स्पीड यहाँ है? देख लो, यही लाइन तो जा रही है.
तो अगर जो भी आप कह रहे हो ठीक है ये 6.4 है या 6.5 है, तो वही स्पीड तो यहाँ पर भी है, ये v है ना, मतलब y तो बदल नहीं रहा, y एक्सिस वाला। तो आप ये देख रहे हैं, क्या कभी आपने ये ग्राफ देखा है कि अगर कोई 20 की स्पीड से जा रहा हो तो यहाँ पे क्या उसकी 1 पे 20 है, 1 सेकंड में 20 स्पीड है, 2 सेकंड पे 20 है और 3 सेकंड में 20 है क्या? बोलो, जब वीटी ग्राफ पैरेलल है तो क्या उसकी स्पीड मतलब कांस्टेंट होती है क्या? तो ये बिल्कुल उसी तरीके की स्थिति है कि उसकी यहाँ पर ये है। तो अब ऊपर वाला केस देखो, तो क्या ये पैरेलल हो गया वीटी ग्राफ, तो क्या इसकी स्पीड कांस्टेंट हो गई? क्या अब इसकी मोशन यूनिफॉर्म हो गई है? अच्छा, तो अब ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो बताओ। टाइम इन सेकंड लिया है और स्पीड इन मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकंड। 4 सेकंड में वो कहाँ पहुंची है? अगर ठीक 4 सेकंड मिलाओ तो वो 6 पे पहुंची है। देख लो ग्राफ अपना। Yes, sir. Also 16.53 मीटर पहुंची है। जो भी है, तो बताओ 4 से मिलाओगे तो 6 पे मिल रहा है कि नहीं? अच्छा बताओ 0 सेकंड में उसकी कितनी स्पीड थी? u 0 मीटर पर सेकंड। और v फाइनल कितनी हुई 4 सेकंड में? बताओ 6 हुई कि नहीं? अभी दिखाया आपको, बताइए। तो 6 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है? एवरेज स्पीड का क्या u प्लस वी बाई टी, u प्लस वी बाई 2। तो u कितना है? क्या 0? और v 6 है, तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी हो गई? 3 मीटर पर सेकंड हो गई। ये 3 मीटर पर सेकंड लिख लो। अच्छा, और कितना टाइम लगा इसको जाने में? अच्छा ये बताओ डिस्टेंस क्या होती है? देखो एवरेज स्पीड क्या होती है? क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है या s बाई टी, पाथ लेंथ अपॉन टाइम? तो s क्या होती है बताओ? v एवरेज इनटू टाइम। तो एवरेज स्पीड क्या 3 है? बताइए। और ये टाइम कितना है? दैट इज इक्वल्स टू 4 सेकंड। तो क्या ये 3 इंटू 4 12 आ गया? 12 मीटर। तो ये डिस्टेंस हो गई, ठीक। सो हाउ फार, वो 4 सेकंड में कितना चल लेता है? अब जरा देखो। लेकिन सूर्यांश बोल रहे हैं कि सर आपने तो बताया था कि वीटी ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है। तो उन्होंने कहा कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होती है? बोलो, क्या एरिया अंडर वीटी ग्राफ? वीटी ग्राफ, क्योंकि हम लोगों ने जो फार्मूले निकाले थे वो भी चीज़ निकाला था। और ये लगभग ट्रायंगल जैसा है दिखने में। कैसा दिख रहा है? लगभग। अगर मैं इसके एरिया को शेड कर दूं, वैसे तो मैं पूरा एरिया शेड कर रहा हूं, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट? दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए सूर्यांश ने तीसरा मेथड भी बता दिया। हर चीज आज ये बताते जा रहे हैं। तो बेस कितना है? ये सही बताया, क्योंकि टाइम बेस है। और हाइट कितनी है? 6। तो इससे इसको कट करो तो कितना आ गया? तो 12 मीटर। क्या ये दोनों आंसर सेम है? ठीक है। तो अब जरा देखो, ये कह रहे हैं कि ये तो हम लोगों ने 2 तरीके से देख लिया है। विच
हाँ बोलो। सर जैसे एरिया ऑफ वन स्क्वायर हमारे ये ग्राफ में है, तो हम इसको ये कर सकते हैं ना 2/5 इंटू 2/3 तो 4/15 मीटर। हम्म, तो यानी कि सर एक स्क्वायर जो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है वो है 4/15 मीटर। तो वैसे ही अगर इसके अंदर हम गिने तो 62 स्क्वायर आते हैं 4 सेकंड्स के अंदर। तो हाँ 4/15 इंटू 62 तो 16.53 मीटर आएंगे। लो, इन्होंने तीसरा तरीका बता दिया। बोले यू 0 मीटर पर सेकंड है कि नहीं, बताइए। वी कितना है, क्या 6 मीटर पर सेकंड? टाइम कितना है, क्या 4 सेकंड? तो बताइए v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो v 6 लिखो, u को 0 लिखो और a लिखो और t लिखो। तो बताइए a कितना आ गया? अब इसको देख लो, फिर बाकी आपकी बात करेंगे। ये देखो, ये फार्मूला पता है कि नहीं? देखो मैंने सारी वैल्यू डाली है। a कितना आया? 3/2। तो ये a की वैल्यू आ गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फिर ये बताइए s इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या? यस सर। तो यहाँ पर u कितना है, 0 इंटू 4 और प्लस हाफ इंटू 3/2 और इंटू 4 इंटू 4। तो 1 2 क्या इस 4 से कट गया? तो क्या 0 + 12 आ गया? ये सब मेथड कुछ नहीं करना है आपको, जो सरल तरीका बताया यही करो। समझ में आ गई बात? ये कितना आसान है, और सर जो मैंने बोला वो वाला। वो नहीं करना है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन? क्योंकि इसलिए ऐसा नहीं करना है क्योंकि यहाँ 4 सरेशंस हैं 2 तक और यहाँ 3 है, तो आपका सिंगल खांचा नहीं माना जाएगा 1। देख लो यहाँ 2 तक कितने खांचे हैं, जरा काउंट करो। 1 2 3 4 5 है और यहाँ 3 है। तो बोलो क्या एक खांचे को 1 माना जाएगा, 1 मीटर? बताइए। सर 4/15 मीटर माना जाएगा ना। देखो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो 15 खांचे को 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4 मीटर माना जाएगा। तो उसके चक्कर में पड़ना नहीं चाहते। और बहुत सारे खांचे आधे आधे भी कट रहे हैं, इसलिए वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट प्रोसेस। ओके, दैट इज लेस। हाँ, फिर से बोलो। हाफ और हाफ की बात नहीं है यहाँ पर। ये देखो ये कितने टोटल ब्लॉक्स हैं, 15 ब्लॉक्स में कितने मीटर हुए? वेलोसिटी इनटू टाइम कर दो तो इट इज़ 4 मीटर। तो अब जब ये कोई सही तो आ नहीं रहा 15 ब्लॉक्स में 4 मीटर, तो क्योंकि स्पीड 2 है और ये 2 है, तो 2 इंटू 2 4 v इंटू टी, यही तो हो गया ना इसका एरिया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट प्रोसेस। फिर उसमें आपका आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि ये बुक ऑथेंटिकेट नहीं कर रही है। ये एक प्रिमिटिव मेथड भी है और साथ में हम आपको ये बता दें कि ये देखो ये 3 ब्लॉक हैं और यहाँ कितने ब्लॉक हैं, 5। तो अब बताओ v और t। तो ये जो 15 ब्लॉक हैं, अगर 15 ब्लॉक टोटल है तो कितना एरिया कवर्ड हुआ, कितनी डिस्टेंस कवर्ड हुई, बताइए। ये जो 15 ब्लॉक आए हैं इसमें कितनी डिस्टेंस कवर्ड है, सूर्यांश बताएंगे? 4 है क्योंकि ये 2 है, ये 2 है। 4 मीटर। हाँ, तो 15 ब्लॉक्स इज इक्वल टू 4 मीटर। तो आप सबके ब्लॉक कर लें। 4 कैसे आया? 4 क्योंकि बताओ वेलोसिटी लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया
अंडर वीटी कर्व, वैसे तो ग्राफ जा रहा है हमारा जैसा भी जा रहा हो, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है, क्या 2 है यस सर और ये 2 है, तो इसका एरिया कितना हुआ, एरिया अंडर वीटी कर्व, 4 मीटर तो 4 मीटर में ही तो 15 ब्लॉक हैं। यस तो अब टोटल ब्लॉक काउंट करो, ब्लॉक जैसे 67 बता रहे, सूर्यांश कितना बता रहे हो, चलो 63 ब्लॉक्स में कितने मीटर हुए, इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, तो एक ब्लॉक में कितना मीटर हुआ, क्या 4/15 हुआ, तो 63 में कितना हुआ, ये 63 हुआ। अगर ये मान लो मैं 65 मानूँ, 65 भी नहीं मानना पड़ेगा, हमें यहाँ 45 लेना चाहिए, तब तो बात बन जाएगी। 15 3 जा 45, तब 12 आएगा। तो बोलो सही प्रोसेस रहेगा क्या, हम अभी ब्लॉक काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लेकिन 62 ब्लॉक्स हैं अरे 62 ब्लॉक होंगे तो फिर आंसर भी तो आप देखो क्या आ रहा है, 16.53 मीटर दैट इज 15 4 जा 60, तब भी 16 आ रहा है, तो 16 थोड़ी है आंसर, आंसर तो 12 है ना। तो सबसे ऑथेंटिकेट आंसर आपको क्या बताया गया कि एवरेज वेलोसिटी पता कर लो, ये देखो फार्मूले से चलोगे तो कोई काट पाएगा, और फिर उसके बाद वी एवरेज इज एस बाई टी, कौन इसमें गलत है, ना आपको किसी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने की जरूरत है, वो तो मैंने इसे करा दिया कि दिखाने के लिए कि एक भूल जाओ तो ये यूज़ कर लेना, ये भूल जाओ तो ये यूज़ कर लेना, लेकिन आसान सबसे फिर भी यही है, बोलो। अब जरा देखें, विच पार्ट ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार, तो कौन सा पोर्शन है, सो इट इज 6 नहीं है, 6 के बाद भी थोड़ा और ऊपर जा रहा है, 8 सेकंड के बाद है, चेक कर लो, मैं दिखा देता हूँ। सो ये जो 8 वाली लाइन है जरा देखो तो, ये है 8 वाली लाइन, ये इसके ऊपर पहुंचो, अब सीधा हुआ, बोलो। सो आफ्टर, ये 6 के वाली लाइन है, आफ्टर 6 सेकंड, सही कर रहे हो, सो आफ्टर 6 सेकंड ग्राफ इज इन यूनिफॉर्म मोशन, तो 6 सेकंड के बाद ये यूनिफॉर्म मोशन में हो गया है। नाउ सो नाउ आफ्टर 6 सेकंड graph is in uniform motion as VT ग्राफ क्यों ऐसा है, is पैरेलल टू टाइम एक्सिस, और पैरेलल टू टाइम एक्सिस का क्या मतलब है, क्या V बदल रहा है, देखो अगर ये कैसे रेस्ट पे कैसे हो जाएगा, V है 20 से मान लो चल रहा होगा तो रेस्ट पे हो जाएगा, क्या उसे रेस्ट मानते हो, बताओ कार्तिक। हाँ कांस्टेंट स्पीड से मूव तो कर रहा है ना, 20 से तो कर ही रहा है, देख लो 21 नहीं 120, क्योंकि t पहले लिखा जाएगा, तो 120 एक्स एक्सिस पहले लिखी जाती है, तो 220, तो बताइए चल तो रहा है ना। अच्छा अब ये बताओ, हाँ बोलो, 6 सेकंड लिख सकते हैं भाई, हमने तो आपको समझाने के लिए बोला है कि कभी टीचर बोलें कि विच पार्ट है और वो ये सुनना चाहें, तो हम लोग कोई सेफ गेम खेलें, बिल्कुल ऐसा उनको कोई कैच ना दें कि वो नंबर काट सकें। मैंने 6 सेकंड भी लिख लिया, उनको वो चाहिए, नहीं तो व्हेन द वीटी ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस देन द मोशन इज यूनिफॉर्म, हमने दोनों लिख दिए, उनको जो आंसर चाहिए उस पर नंबर दें, क्योंकि बात तो दोनों सही है ना। नहीं तो जब आपके
50 में जब 49 मार्क्स आते हैं तो वो जो दर्द होता है वो बहुत बड़ा दर्द है कि एक नंबर देखो मुझे आता था और वो मैं नहीं लिख सका तो मेरा कट गया। ठीक है, फिर उसी एक नंबर के लिए बच्चे बार बार अपनी कॉपी टीचर के पास लेके जाते हैं और टीचर जो है और गुस्सा होकर 1-2 नंबर और काट देता है। ये जो भी तेज बच्चे हैं सबकी फिर ये प्रॉब्लम रहती है। अच्छा 10th क्वेश्चन देखो। 10th क्वेश्चन क्या कहता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो हमारे चारों तरफ, धरती के चारों तरफ क्या आर्यभट्ट सैटेलाइट हैं? इनसेट 1, इनसेट 2, इनसेट 3, इनसेट 4, ये सब सैटेलाइट घूम रहे हैं कि जो मौसम की जानकारी देते हैं। तो मान लीजिए एक सैटेलाइट यहाँ घूम रहा है हमारे अर्थ के चारों, वो हमें मौसम की जानकारी देता है, मीटीरियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। तो और उसकी डिस्टेंस अर्थ से कितनी है, उसका ऑर्बिटल रेडियस कितना, ये ऑर्बिट है उसकी, ये जिस पे वो घूमता है उसे क्या कहते हैं? 42250 किलोमीटर। और बताओ ये कितने घंटे लेता है घूमने के लिए? 24 आवर्स। तो अब ये बताइए कि अगर ये इसका रेडियस है तो सरकमफ्रेंस कितनी हुई, एक चक्कर में कितना चलेगा? बिल्कुल सही। इन 1 रिवॉल्यूशन in 1 revolution distance traveled it is equals to 2 pi r, so 2 into 3.14 और r कितना है? 42250, कितना हुआ? और टाइम टेकन कितना हुआ? हाँ, तो टाइम टेकन कितना है? 24 आवर्स। तो बताओ स्पीड कितनी हुई? ये सही बात है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्योंकि वेलोसिटी तो निकाल नहीं रहे हैं, और अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना है? 2 पाई आर, क्योंकि सरकमफ्रेंस है डिस्टेंस ट्रेवल, और अपॉन टाइम। तो इट इज़ 2 into 3.14। अच्छा, और 42250 और अपॉन 24, ये किलोमीटर में है और ये किस में है? आवर। अच्छा, इससे 2 से कटा तो 12 आया, इसको फिर से 2 से कट करो तो 211 और यहाँ कितना आएगा? 25 आ गया। इसको 2 से और कट करो जरा, तो 2 1 या 2, 2 5 या 10 और 7 आ गया। बोलो यहाँ तक ठीक है? अब 21125 को 1.57 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइड बाई 1.57, फिर बाद में 3 से डिवाइड कर देंगे। 7 से करो, 7 5 या 35, 7 2 या 14, और 7 1 या 7 और 8, और 7 1 या 7 और 7 2 या 14। 7 से कर लिया है, अब 5 से करो। 5 5 या 25, 5 2 या 10, 5 1 या 5, तो 6, और 5 1 या 5, और 5 2 या 10। फिर 1 से कर दो, 1 से करने पे कितना आएगा? 2 1 1 2 5, 2 1 1 2 5, और सबको ऐड कर दो। 5 2 और 16, तो 16 आएगा, तो 14 2, 16 1 आ गया, तो दैट इज इक्वल टू 9 10 11, फिर 1 आ गया तो 3 और 1 2। तो अब यहाँ एक 2 डिजिट पहले डेसिमल लगाओ, तो कितना आ गया? 12316.25 किलोमीटर पर आवर, और अपॉन 3 बच रहा है। 3 से अब डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 4 जा 12, और फिर 3 उतारो तो 3 बन जा
1 उतारा, 1 उतारने का मतलब क्या है? अभी अभी एक डिजिट उतारा है लेकिन आंसर जा रहा है क्या? जीरो तो 0 बढ़ा के एक डिजिट उतारो, 15, फिर कितना आया? 1 और 6, तो 3 5 जा 15। अब डेसिमल के बाद वाला डिजिट उतारो, डेसिमल के बाद वाला डिजिट उतारने से यहाँ डेसिमल लिखा जाता है। तो 3 4 जा 12, और फिर उसके बाद 5 है तो 5 भी उतार लो, तो 3 बन जा, फिर 2 बचा और एक 0 बढ़ा दो तो 3 6 जा 18 हुआ, यहाँ पे छोड़ दो। तो 41055 और 0.416 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। पीछे किलोमीटर पर सेकंड में दी है लेकिन हमें पर सेकंड में नहीं चाहिए, हमें आवर में चाहिए। ठीक है, तो इट इज़ द बेटर मेथड। तो हमने स्पीड किस में निकाल ली? किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब हम आते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? इफ ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ पे चलता रहे तो विद ए कांस्टेंट स्पीड, एक ही स्पीड हो, किसी भी स्पीड से चलो। अगर आप साइकिल चला रहे हो किसी गोल पार्क के चारों तरफ और एक ही स्पीड से चलाते रहो तो आपका एक मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। जैसे अर्थ का मोशन सन के चारों तरफ है, जैसे मून का मोशन अर्थ के चारों तरफ है, उसी तरीके से आपका भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। सो इफ ऑब्जेक्ट मूव्स with constant speed, then such motion is called, उसे क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। प्रार्थना रिपीट करो, व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? सर्कुलर, हाँ, अनुराग रिपीट करिए। ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। हाँ, देन सच मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब जरा देखो, क्या यूनिफॉर्म मोशन में हर पल उसकी डायरेक्शन बदलती रहती है? उसे जाना यहाँ था लेकिन चला इधर गया, फिर उसे जाना इधर था लेकिन इधर चला गया। क्या हर सेकंड में उसकी डायरेक्शन बदल रही है? हर पल मुड़ना 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 मुड़ते रहना पड़ेगा। अगर तुम सर्कुलर पार्क के चारों तरफ अगर अपनी साइकिल का पहिया कभी भी ना मोड़ो तो क्या सामने वाले घर से टकरा जाओ? तो हर समय आपको साइकिल का पहिया मोड़ना पड़ेगा अगर सर्कुलर पाथ पे चलना है। तो ये देखो कि यहाँ पर आपके बुक में 4 फिगर है। बताओ अगर इस तरीके से कोई चल रहा है तो कितनी बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है? यहाँ से जब यहाँ आया तो एक बार चेंज की, अच्छा यहाँ से फिर की, यहाँ से फिर की और यहाँ से फिर की। लेकिन अगर कोई ऐसे चल रहा है तो कितनी बार चेंज कर रहा है? चेक कर लो, 1 2 फिर 3 फिर 4 5 और 6 बार हुआ। ठीक, अब ये बताओ कि अगर कोई यहाँ पर ऑक्टाहीड्रल पे चल रहा है तो कितनी बार अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है? चेक कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और अगर कोई सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो कितनी बार अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है? यस, इट इज इनफाइनाइट, हर सेकंड में ही वो चेंज कर रहा है। सो इफ ऑब्जेक्ट मूव्स, तो ये जो सर्कुलर पॉलीहीड्रन है इट हैज इनफाइनाइट वर्टेक्स। इसमें कितने वर्टेक्स हैं? इसमें कितने वर्टेक्स हैं?
इसमें कितने वर्टेक्स हैं? तो यही बुक में बताने की कोशिश की गई है कि ये जो है ये इट हैज इनफाइनाइट वर्टेक्स। तो अच्छा, किसी भी चीज को सर्कुलर पाथ पे चलाए रखने के लिए क्या होता है? टू मेक एनी ऑब्जेक्ट टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ, तो देन देयर इज ए फोर्स रिक्वायर्ड टू डू सो। जैसे ये सन है और ये अर्थ है, तो सन क्या इसे अपनी तरफ हमेशा अर्थ को खींचता रहता है चाहे जहां पर भी हो? तो तभी अर्थ इसके चारों तरफ घूम पाती है। अच्छा एक बात बताओ, भले ही हमने आपको ना बताई हो कि ये एक सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, तो क्या इस इलेक्ट्रॉन को जो ये न्यूक्लियस है वो अट्रैक्ट कर रहा है, तभी वो चारों तरफ घूम पा रहा है, तभी तो सर्कुलर घूम पा रहा है। सो टू मेक एनी ऑब्जेक्ट टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ, a force is needed which always acts towards the center। उस ऑब्जेक्ट पर हमेशा फोर्स किधर एक्ट करना चाहिए? टूवर्ड सेंटर। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। टू मेक एनी ऑब्जेक्ट टू मूव into a circular path, ठीक है, into a circular path, क्या होगा? to move in a circular path, to make any object to move in a circular path, there is a force, ठीक है, needed which is direct towards center। एक ऐसा फोर्स चाहिए जो सेंटर की तरफ हो। देख लो सेंटर की तरफ फोर्स है, कौन खींच रहा है अर्थ को? सन। यहाँ पर भी है चार्जेस के बीच में, क्योंकि सेंटर में प्रोटॉन होते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कौन खींच रहा है इसको? इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन खींच रहा है। नीडेड विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड सेंटर। इस फोर्स को माही क्या कहते हैं? बोलो। दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इसे क्या कहते हैं? इन यूनिफॉर्म मोशन देयर इज ए फोर्स विच ऑलवेज acts towards the center and this force is called centripetal force in uniform circular motion। अच्छा ठीक है। नाउ इन okay, in uniform circular motion there is always a force acts। वो फोर्स नीडेड है, वो फोर्स ना लगे तो कोई चीज सेंटर की ओर ना वो सर्कुलर ना बन पाए। ए फोर्स एक्ट्स टूवर्ड्स सेंटर। इस फोर्स को क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल, यानी सेंटर सीकिंग, सेंटर की ओर। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा कि देयर इज ऑलवेज टूवर्ड सेंटर दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है तो यहाँ से सेंटर की ओर फोर्स लगे, यहाँ आया फिर से सेंटर पर लगे, वो उसे लगातार अपनी ओर खींचता रहे, तो ऐसे में वो डायरेक्शन प्लैनेट का भी यही होता है ना फोर्स? क्या? सब प्लैनेट का भी एकदम सेम यही है ना, प्लैनेट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। जैसे अर्थ के चारों ओर मून है, मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, और जो आर्यभट्ट है
या इनसेट है वो सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। जैसे मून चक्कर लगा रहा है वैसे हम अपनी तरफ से भेज देते हैं, वो भी चक्कर लगाया करते हैं। तो यहाँ पर भी मून को कौन अपनी ओर खींच रहा है? अर्थ। तो ये कौन सा फोर्स हुआ? क्या ये सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ? द फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर when object moves in a uniform circular motion is called centripetal force. The force which is directed towards center when object moves in यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा ये बताओ, ये तो आपने कह दिया सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये मुझे बताइए कि ये बस है या कोई गाड़ी है, इसको पीछे से एक आदमी धक्का दे रहा है, ये बस आगे जाएगी, ये ऊपर का चित्र दिखा रहा हूँ बस का, तो बताओ बस की स्पीड बढ़ेगी कि कोई अगर इधर से धक्का दे तो? बस इधर जा ही रही है, पीछे इधर से धक्का देने पे क्या होगा? ये हो सकता है बस डिस्प्लेस हो जाए, मान लो इधर से 4 आदमी धक्का दें, तिरछा जरूर कर लेंगे लेकिन स्पीड नहीं बढ़ा पाएंगे। बोलो कहाँ कर पाएंगे? वो भी नहीं कर पाएंगे। तो एक बात जान लो, जब स्पीड के परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो क्या वो स्पीड बदल पाएगा? नहीं बदल पाएगा। स्पीड इधर है, अब फोर्स इधर लगा रहे हो तो क्या ये स्पीड बढ़ जाएगी? बोलो। तो अच्छा ये जो मून है, मून किधर जा रहा है बताओ? क्या मून इधर जा रहा था? और क्या जो फोर्स लग रहा है उसके परपेंडिकुलर लग रहा है? तो क्या मून की स्पीड बदलेगी कि वो उसी स्पीड से चलता रहेगा? इसी तरीके से ये अर्थ है, अगर अर्थ इधर जा रही है और सन का फोर्स उसके परपेंडिकुलर है तो जो सन का फोर्स है क्या वो अर्थ की स्पीड बदल देगा? और इस साल 365 डेज की जगह वो 366 डेज में अपना चक्कर पूरा करेगी, वो उसी स्पीड से चलती रहेगी। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन खींच रहा है और वो परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है तो क्या इलेक्ट्रॉन तेज होता चला जाएगा? सो सीधी बात है, व्हेन फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू मोशन then it does not changes speed but it changes direction. रिपीट करो कार्तिक। हाँ बोलो बोलो, देखें क्या। चलो सूर्यांश बता देंगे, बोलो सूर्यांश। क्या बताना है? हाँ हाँ ठीक है, अच्छा बता रहे, बोलो। क्या है एक बार बताइए। हाँ ठीक है, माही। अनुराग बताओ। सर ये बताइए कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सर एक ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ, ये वाला। बोलो बोलो क्या बोलते हो तुम, देख लें। तो बताना क्या? अच्छा प्रार्थना। ओके नाउ ठीक है, इफ फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू स्पीड तो क्या यूनिफॉर्म मोशन में जो फोर्स एक्ट करता है वो ऑब्जेक्ट की स्पीड के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है टुवर्ड सेंटर? तो इफ फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू स्पीड देन इट डज नॉट चेंज स्पीड, वो स्पीड को चेंज कर पाएगा? बोलिए। बट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, लेकिन क्या चीज चेंज कर देता है? इट्स डायरेक्शन। तो इसलिए यूनिफॉर्म मोशन में क्या स्पीड कभी बदलेगी? क्या उसमें जो इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स है क्या वो हमेशा स्पीड के परपेंडिकुलर है?
तो इसलिए कभी भी इसकी स्पीड नहीं बदलेगी और डायरेक्शन हमेशा बदलेगी। बोलो बात सही है? तो अब इसी चीज पर पूछा गया है 9th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, जरा देखो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि state which of the following situations are possible, an object with a constant acceleration but zero velocity, एक ऑब्जेक्ट पर एक्सीलरेशन लग रहा हो लेकिन उसकी वेलोसिटी जीरो, ऐसा कभी हो सकता है? Yes, sir. कब? हो सकता है कब? Yes, sir. जब when an object is thrown vertically upward, then the highest point its velocity is zero, but it has constant acceleration. जैसे मान लो कोई भी चीज ऊपर फेंकी जाए तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसका तो कोई भी वेलोसिटी नहीं है क्योंकि वो जीरो है, मोमेंटली रुक जाएगी। And due to gravity. और लेकिन क्या तब भी ग्रेविटी उसे नीचे खींचती रहेगी और वो उसे नीचे ले आएगी क्या? तो इस पर एक्सीलरेशन तो अभी भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का लग रहा है। सो इफ ऑब्जेक्ट इज थ्रोन vertically upward, then at topmost point its velocity क्या है? is zero, but acceleration non zero, क्योंकि ग्रेविटी तो हमेशा खींचती रहेगी, but acceleration is non zero। हाँ अभी दिखाता हूँ, बट एक्सीलरेशन इज नॉन जीरो। तो अगर ऊपर फेंका जाए तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा बताओ? उसकी वेलोसिटी जीरो होगी लेकिन उसका एक्सीलरेशन नॉन जीरो होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विद एक्सीलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट कहीं चल रहा हो लेकिन उस पर जो एक्सीलरेशन लग रहा हो। भाई जब फोर्स लगेगा, फोर्स ही तो चीज़ों को एक्सीलरेट करता है। अब देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये इस ऑब्जेक्ट पे पीछे से धक्का दो तो क्या इसकी स्पीड बढ़ नहीं जाएगी? फोर्स लगा तभी तो इसकी स्पीड लगातार बढ़ती चली जाएगी। और इंजन भी तो एक फोर्स लगाता है तभी तो आपकी गाड़ी को रेस मिलती है। फोर्स कॉजेज एक्सीलरेशन, फोर्स की वजह से ही तो धक्का मिलता है किसी चीज को। तो फोर्स क्या करता है, वो क्या करेगा बताइए? क्रिएट्स या जनरेट्स एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन अगर किसी पे लग गया तो क्या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, यानी वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज है तो माना जाएगा ना एक्सीलरेशन लग रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट अगर ऐसे चल रहा है और इस पर एक्सीलरेशन किधर कार्य कर रहा है? क्या वो परपेंडिकुलर कार्य कर रहा है? एक्सीलरेशन भी बोल सकते हो या फोर्स भी बोल सकते हो। देखा जाए तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। ये हम अगले चैप्टर में पढ़ लेंगे लॉज ऑफ मोशन में। लेकिन फोर्स से ही एक्सीलरेशन बनता है। ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो क्या ज़्यादा एक्सीलरेशन आएगा? तो इसलिए इस एक्सीलरेशन का क्या नाम है? क्या ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है? भाई सेंटर की ओर है तो क्या कहा जाएगा? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सो यस, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो क्या होगा? द एक्सीलरेशन इज परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर है? टू वेलोसिटी। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है कि नहीं? अच्छा परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर है वेलोसिटी। सो इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड,
ऑलवेज सेंटर सीकिंग। सेंटर सीकिंग का मतलब क्या होता है? सेंटर की तरफ उन्मुख हुआ, इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड सेंटर। एंड वेलोसिटी इज टेंजेंशियल। टेंजेंशियल का मतलब समझते हो? तो समझ लो, इट इज टेंजेंशियल कि अगर मान लो ये है और इस पर एक स्केल रख दो एक बॉल पे, तो ये जो एक पॉइंट पर सिर्फ टच करेगी बॉल को, तो उसको कहते हैं टेंजेंशियल। तो वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट पर रहती है इस तरफ, और जबकि ये एक्सीलरेशन सेंटर की ओर रहेगा। अगर इसी बॉल को में यहाँ पे स्केल रख दो तो इससे वेलोसिटी पता चल जाएगी किधर है। स्केल रख लो, तो क्या अभी भी एक्सीलरेशन इसके परपेंडिकुलर है? तो वेलोसिटी का मतलब है कि जब एक ऐसी लाइन खींचो जो किसी सर्कुलर चीज को एक ही पॉइंट पे टच करे, उसको कहते हैं टेंजेंशियल। समझ में आ गई बात? सो टेंजेंशियल भी बोल सकते हो कि टेंजेंशियल का मतलब जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि कोई इस तरीके का कर्व पाथ है और इस पॉइंट पे टेंजेंट बताओ, तो इस पॉइंट पर जब आप एक स्केल रखो और इसी पॉइंट को टच करे तो ये आप बोलोगे कि मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। किसी भी कर्व में अगर आप एक स्केल रखोगे तो सिर्फ एक ही पॉइंट को छुएगा। अगर आपने इसको देख लो, अगर मान लो आपने स्केल ये रखा और ये प्रार्थना ने रखा और ये माही ने रखा, और दोनों कह रहे हैं हम लोगों का स्केल अलग अलग डायरेक्शन में लेकिन एक ही जगह छू रहा है, क्या दोनों लोग सही बोल रहे हैं? क्योंकि अगर मान लो ये है और मैं ये पेन रखा और ये पेन को घुमा दूं, तो इस पेन को घुमा देने से क्या वो दूसरी जगह छूने लगेगा? तो एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट हो सकता है, और जैसे ही आगे बढ़ गए तो क्या दूसरी जगह छूने लगेगा? फिर और आगे बढ़े तो तीसरी जगह छूने लगेगा। सो इट इज अ लाइन विच टचेस एनी सर्कुलर पाथ एट वन पॉइंट, तो उसको टेंजेंट कहते हैं। जरा ये देखो कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये अगर एक्सीलरेशन है तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो क्या इस पॉइंट पे टेंजेंट इस डायरेक्शन में होगा जो सिर्फ एक ही जगह छू रहा है? यस सर। तो वेलोसिटी क्या टेंजेंशियल हुई? यस सर। टेंजेंशियल। और ये सेंटर सीकिंग है, चूंकि ये एक्सीलरेशन कैसा है? सेंटर की ओर है। समझ में आ गई बात? तो वेलोसिटी। अच्छा, अब जरा ये बात देखो कि आपके बुक में एक लड़का है, वो एक रस्सी घुमा रहा है। पेज नंबर 111 पे देखो कि अ बॉय इज रोटेटिंग, ठीक है, इस तरीके से वो एक रस्सी घुमा रहा है। अब देखें नाउ इफ इट इज पत्थर घुमा रहा है और वो पत्थर ऐसे चल रहा है। अगर मान लो इससे एक फोर्स लग रहा है, ये जब रस्सी है ना तो रस्सी पर एक फोर्स लग रहा है। जब तुम हाथ से रस्सी घुमाओगे लगेगा कि हाथ खींचा चला जा रहा है पत्थर की तरफ। बड़ा भारी पत्थर लो और घुमाओ तो आपको बहुत मुश्किल से हाथ को अपनी जगह होल्ड रखना पड़ता है कि नहीं? ढीला कर दो तो खींच जाए। और अगर किसी ने ब्लेड से ये रस्सी काट दी तो इस पत्थर का क्या होगा? क्या बिल्कुल ये इसी तरीके से चला जाएगा? जिस समय रस्सी कटेगी क्या उसी समय वो टेंजेंशियली चला जाएगा कि फिर भी वो घूमता रहेगा? चला जाएगा। तो इसको कौन, इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इस पर जो ये फोर्स लग रहा है, ये जो लड़का लगा रहा है, वो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स है और जिसकी वजह से ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। एज सून एज द रोप इज कट द stone flies away tangentially. As soon as rope is cut, इसको कट कर दो, स्टोन क्या हो जाएगा? flies away tangentially, वो चला जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? बताइए। ठीक है, ज्योग्राफी की बुक आप लोगों के आसपास है क्या? तो थोड़ा ज्योग्राफी बता दें हम। तो पत्थर नीचे नहीं गिरेगा, डूब जाएगा।
लो ऊपर वाला देख लो। हो गया। चलिए, तो पहला चैप्टर कौन सा है आपका? हमने इसकी स्लाइड भी भेजी है आपको, मिली? इंडिया साइज इन लोकेशन। हाँ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो खत्म नहीं हुआ। क्या? कौन सा? फ्रेंच रेवोल्यूशन करा दें? फ्रेंच रेवोल्यूशन कर लो। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने कहाँ तक किया था? ठीक है, क्योंकि अब हम अल्टरनेट चलाएंगे तो हम दो चीज़ें चलाना चाहते हैं जिससे कि आप बोर ना हो जाओ। अब एसएसटी चलेगी तो थोड़ा सा फिर क्या है कि चेंज होता रहेगा, एक तरफ हिस्ट्री चलती रहेगी, एक तरफ कुछ और चलता रहे, तो उससे बदल बदल के हो जाएगा। चलो, इंडिया साइज एंड लोकेशन। साइज नोट्स तो हम दे देंगे, अभी करेंगे तो नोट बन जाएगा। चलिए, नाउ कुछ बातें जो मेन है वो मैं बता दे रहा हूँ कि इंडिया का एरिया को लेकर पूरे वर्ल्ड में कौन सा नंबर है? 7th पोजीशन है। तो ये अलग अलग कंटिनेंट्स हैं, जैसे वन अलग अलग कलर से होंगे तो अलग अलग कंटिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसी तरीके से अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, ठीक है, एशिया हो गया। तो एशिया के साउथ में पड़ रहा है, तो क्या हम साउथ एशियन है? तो साउथ एशियन कंट्री है, ठीक है। और दिस इज ऑस्ट्रेलिया और एशिया हो गया। तो इसमें अगर अलग अलग बहुत सारी कंट्रीज हैं, टोटल अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो कितने कंट्रीज हैं वर्ल्ड में? 175। हाँ, 175 से तो ऊपर ही हैं। तो हाउ मैनी 206 के करीब कंट्रीज होंगे आजकल। देख लेते हैं कि हाउ मैनी कंट्रीज आर देयर। तो हमारे कंट्री की एरिया के मामले में कौन सी पोजीशन है? सो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज इन वर्ल्ड, नाउ 195 कंट्रीज है टोटल। आप देखें तो कंटिनेंट्स तो ये सारे हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो लेकिन हमारा और 195 कंट्रीज हैं, जिसमें से 7th एरिया के मामले में इंडिया 7th नंबर पर है। ओके, अब और चीज़ें देखें कि ओशन कौन कौन से हैं ग्लोब में। प्रशांत महासागर, दैट इज पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, हिंद महासागर, दैट इज इंडियन ओशन, ये सारे ओशंस हैं, ठीक है। अंटार्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, इस तरीके से ये जो आपके रीजन है। नाउ लेट अस सी कि इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। ओके, नाउ पहला पॉइंट है कि